अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। पोस्ट कॉलोनियल की ये टर्म इमर्ज कैसे हुई और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं और किस तरह से पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क को किसी भी पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें एक मेजर डिफरेंस का पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पोस्ट कॉलोनियल की हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल वर्ड, जिसमें हम हाइफन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है पीरियड और ईरा आफ्टर कॉलोनियलाइजेशन, यानी कि वो टाइम जब कॉलोनियलिज्म किसी भी जगह से ख़त्म हो जाए। जैसे कि इंडो पाक 1947 में आज़ाद हुआ और ब्रिटिश का रूल इस जगह से ख़त्म हो गया, तो 1947 के इस टाइम पीरियड को हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहेंगे, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और इसमें हम पोस्ट और कॉलोनियलिज्म को दो सेपरेट वर्ड के साथ यूज़ करते हैं और इसके अंदर हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म विदाउट हाइफन, यानी कि हम इसके अंदर हाइफन यूज़ नहीं करते और इसको इकट्ठा यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी जगह पर ये वर्ड आ जाए पोस्ट कॉलोनियलिज्म और ये मेंशन ना हो कि ये कोई यानी कि ये कोई रिसर्च से रिलेटेड थ्योरी है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म विदाउट हाइफन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एक फ़िलोसफी, कंसेप्ट, थ्योरी और फ्रेमवर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये एक मेजर डिफरेंस है जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ये टर्म इमर्ज कैसे हुई और किस तरह से ये इमर्ज हुई। सबसे पहले तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म की ये थ्योरी कॉलोनियलिज्म के रिजल्ट में इमर्ज हुई, जो कि एक अंडरस्टूड बात है। ठीक है, द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म गेन प्रोमिनेंस सिंस 1970 और इसको लोग मोस्टली एडवर्ड सईद की एक बुक ओरिएंटलिज्म के साथ रिलेट करते हैं कि जो इन्होंने 1978 में पब्लिश की। एडवर्ड सईद की इस बुक और ओरिएंटलिज्म के कंसेप्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ इतना ही हम देख लें कि ये टर्म जो है एडवर्ड सईद के साथ हम इसको रिलेट करते हैं कि यानी कि ये टर्म नहीं बल्कि ये फील्ड और ये स्टडीज़ जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ये टर्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म सबसे पहले 1990 में कुछ बुक्स में यूज़ हुई थी, जिसमें गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की एक बुक इन अदर वर्ड्स जो कि 1987 में पब्लिश हुई। उसके बाद और इनकी एक और बुक द एम्पायर राइट्स बैक 1989 में पब्लिश हुई। इसके बाद होमी के बाबा की एक बुक नेशन एंड नरेशन जो कि 1990 में पब्लिश हुई और एडवर्ड सईद की बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म जो 1993 में पब्लिश हुई। तो इन सब बुक्स में ये टर्म यूज़ हुई थी। इसके बाद मिड 1990 में ये टर्म जो है ना एकेडमिक्स में और डिस्कोर्स में काफ़ी कॉमनली यूज़ होना शुरू हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। Post-colonial theory is a critical approach to understand the effects of colonialism on culture, society, and politics. It examines the ways in which colonized people have been marginalized and oppressed, and how they have resisted and subverted colonial power structures. So, सबसे पहले तो पोस्ट कॉलोनियल एक थ्योरी है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एक क्रिटिकल अप्रोच है, यानी कि इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं जो कि कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनियलिज्म के क्या इफ़ेक्ट होते हैं एक सोसाइटी के ऊपर, एक कल्चर के ऊपर, एक पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि आप एक दूसरा कल्चर आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं और उन लोगों ने किस तरीके से जो कॉलोनियल पावर है उसको किस तरीके से रेजिस्ट किया, कैसे सबवर्ट किया इनकी पावर को। तो ये सब कुछ हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में देखते हैं। इसी तरह से हम लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म को भी देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिश रूल या कॉलोनियलिज्म किसी सोसाइटी से, किसी जगह से ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कॉलोनियलिज्म उस जगह से ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि कॉलोनियलिज्म की एक लेगेसी होती है जो कि इन्फ्लुएंस होता है जो
उस कल्चर का किसी कॉलोनाइज्ड कल्चर के ऊपर होता है, जिस तरीके से कि हमारी पाकिस्तान और इंडिया 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन फिर भी जो हमारे माइंड्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं। सो इस तरीके से हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म को भी देखते हैं। If we talk from the literary perspective, post-colonialism studies deals with two types of writings: literature from the colonized and literature from the colonizers, और इसमें immigrant writers भी आ सकते हैं। जैसे कि लिटरेचर फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड यानी कि वो लोग जो कॉलोनाइज्ड हुए थे, जैसे कि इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग। अगर हम इंडो पाक की एग्जांपल लें तो इसमें जैसे कि ट्विलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली और मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी, ये सब टेक्स्ट को हम एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ हम कॉलोनाइज़र के टेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं, जैसे कि एम फोस्टर अ पैसेज टू इंडिया और जोसेफ कॉनराड का नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। इन सब टेक्स्ट को हम इसमें एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली इसमें दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, राइटिंग्स फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड एंड राइटिंग्स फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हमें एक फ्रेमवर्क और एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि एडवर्ड सईद, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, होमी के बाबा एंड फ्रेंड्स फैनन के कुछ कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि होमी के बाबा के कुछ कंसेप्ट्स हैं, अदरनेस, मिमिक्री, हाइब्रिडिटी। इन सब कंसेप्ट से हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, किसी भी राइटअप को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हमें एक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, पार्टिकुलरली कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड। इफ़ वी पार्टिकुलरली टॉक अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, कि बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ से रिलेटेड थी, जो कि समहाउ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से ही रिलेटेड है। लेकिन हम अब स्पेशली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इसमें क्या एनालाइज करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली in post-colonial theory, we see that what happens when one culture is dominated by another culture, यानी कि एक कल्चर है जो कि डोमिनेंट हुआ है किसी और कल्चर से, और वो जाहिर है कि वो that will be more powerful and influencing as compared to the colonized one, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से इस कल्चर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है और इसमें क्या क्लैशेस होते हैं इस सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि जो कॉलोनाइजर कल्चर होता है वो डोमिनेंट होता है, सुपीरियर होता है, और वो जो कॉलोनाइज्ड कल्चर है उसको इन्फीरियर देखता है। तो इस तरीके से इनके दरमियान कुछ क्लैशेस भी होते हैं, और इसके साथ साथ इसका एक इन्फ्लुएंस भी होता है ऑन द कॉलोनाइज्ड कल्चर, ठीक है। जैसे कि होमी के बाबा की कंसेप्ट ऑफ अदरनेस, मिमिक्री एंड हाइब्रिडिटी एंड एम्बिवेलेंस, इन कंसेप्ट से हम कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। हम किसी भी लिटरेचर को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि करंट और हिस्टोरिकल भी हो सकता है। करंट मतलब यानी कि जो आजकल के राइटअप्स हैं, ठीक है, और हिस्टोरिकल यानी कि वो उस टाइम के राइटअप जो कि जब कॉलोनाइजिंग का पीरियड था, कॉलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम पे भी कुछ ऑथर्स जो है वो लिखते थे, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन इस तरीके की थी कि लोग उसके ऊपर बॉदर नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे कि वो किस तरीके से लिखा गया है। सो हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में हम इस तरह के टेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को कॉलोनियलिज्म के रेफरेंस से डिस्कस करने के लिए हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के मेजर कंसेप्ट्स को हम किसी भी नॉवल के इंसिडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो बाय एनालाइजिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म टू पर्टिकुलर नॉवल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।